बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का और ये उसी से रिलेटेड है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से हैं, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, आगे इसकी वैल्यूज़ जो है वो क्या आती हैं। किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हमारे पास ये चार वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे पांच वेरिएबल्स सॉरी यहाँ पे दिए गए हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाले हैं। ओके, आप ये वेरिएबल प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी, एंट्रोपी एस एंड इंटरनल एनर्जी जो है वो आप यू पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इनको हम ये पी, वी, टी, एस, यू ये हम पढ़ चुके हैं। और किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए इन पांच में से दो अगर हमारे पास हों तो हम उस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इनमें से U जो है ये हमारे पास परफेक्ट डिफरेंशियल होता है और ये इंटरनल एनर्जी कहलाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा है कि डी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इसको आप डी क्यू भी लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी के। और फिर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप ये पढ़ चुके हैं कि डी क्यू जो है वो के बराबर है टी डी एस के बराबर है। अगर हम डी क्यू की ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो क्या बचेगा, डी यू इज इक्वल टू पी डी वी, डी यू पी डी वी इज इक्वल टू टी डी एस के। अगर हम डी यू को यहाँ पे नहीं देते तो ये क्वांटिटी इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर ये इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी के। अगर हम ऊपर वाले चार वेरिएबल पांच वेरिएबल जो हमने देखे हैं उसमें देखें तो ये डी जो है ये एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये टी और एस के पी और वी के थ्रू जो है ये आपस में रिलेटेड है। thus you can be eliminated and we are left with four state variable p v t s क्योंकि पांचवा डी यू जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये इन रिलेशंस के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये एलिमिनेट हो जाता है तो इसका मतलब फिर हमारे पास बाकी क्या बचता है बाकी जो है वो चार वेरिएबल बचेंगे पी वी टी और एस। और इनके अगर हम जोड़े बनाए तो हमारे पास सिक्स पेयर बनते हैं क्योंकि हमने वापस नहीं आना था। पी का बी के साथ जोड़ा बना ये बन गया, पी का टी के साथ जोड़ा बना ये बन गया, पी का एस के साथ जोड़ा बना तो ये बन गया, अब बी का टी के साथ बना तो ये बन गया, बी का एस के साथ बना तो ये बन गया, और टी व एस का जो है वो ये जोड़ा बन गया। अगर हम ये नहीं कर सकते बी और पी, टी व पी, एस व पी, क्योंकि हमने आगे की तरफ चलना है, फॉरवर्ड चलना है, बैकवर्ड नहीं आना। इसमें से हमारे पास सिक्स पेयर जो है ये बनते हैं। अब अगर इन सिक्स पेयर में से देखें तो हमारे पास दो पेयर तो यहाँ पे मौजूद है। एक तो हमारे पास वर्क डन के थ्रू जो है वो रिलेटेड होता है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी के, यानी पी और वी ये वाला ये जोड़ा कैंसिल हो गया। और दूसरा जो है वो हमारे पास सेकंड है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, यानी टी व एस का जो है वो भी टी व एस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये दो जोड़े अगर कैंसिल हो जाए तो हमारा सिक्स में से बाकी कितने बचेंगे, फोर पेयर जो है वो बचेंगे। टू तो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। यार एक सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये देखें तो बेटा हमारे पास ये जो है एक जो है हमारे पास इस रिलेशन के थ्रू ये P और V, ये देखें V है और ये P है, ये इस रिलेशन के थ्रू एलिमिनेट हो गया तो ये P व V वाला कैंसिल हो गया। दूसरा जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टी डी एस के होता है, टी और एस का जो टी और एस का ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास बाकी वन टू थ्री और फोर पेयर जो ये बाकी बच जाते हैं, फोर पेयर बाकी बच जाते हैं। ये जो पेयर बच जाते हैं इनको हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल corresponding to each pair we can write a thermodynamic relation. These four thermodynamic relation are known as the Maxwell thermodynamic relation. ये जो चार पेयर बचते हैं इनकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी ये मैक्सवेल थर्मोडायनामिक्स रिलेशन, ये भी मैक्सवेल थर्मोडायनामिक्स रिलेशन कहलाती है। इसमें से हम इनको आगे डिफाइन करते हैं कि देयर आर फोर थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल। कौन कौन, इंटरनल एनर्जी को हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कहते हैं। एलिमेंट्स फ्री एनर्जी F इज इक्वल टू U माइनस TS, इसको भी हम क्या कहते हैं,
थर्मोडायनामिक्स रिलेशन। और इसी तरह आपके पास एंथैल्पी एच जो है वो होता है यू प्लस पी वी के, और गिब्स फंक्शन होता है ये होता है यू प्लस पी वी माइनस टी एस के। अब देखें तो u प्लस पी वी किसके बराबर है, h के बराबर, तो यहाँ पे आप h भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप h भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा, ये देखें u प्लस पी वी किसके बराबर है, h के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख दें, सॉरी, h माइनस टी एस, ये इसके इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, अगर इसको हम यूं करें कि ये u माइनस टी एस इसको इकट्ठा कर लें तो फिर ये क्या होगा, f हो जाएगा। तो f प्लस पी वी इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। ये देखें u माइनस टी एस, u माइनस टी एस ये किसके इक्वल है, f के। तो आपके पास ये हो जाएगा f प्लस पी वी, ये इस तरीके से भी ये इक्वल होता है। ठीक हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास ये जो है ये थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल कहलाते हैं। अब इसमें से हम so each of Maxwell four thermodynamic relation can be derived from one of these thermodynamic potential। ये जो पोटेंशियल है इनमें से हम किसी को भी यूज करते हुए मैक्सवेल रिलेशन जो है वो डेराइव कर सकते हैं। यू एफ एच एंड जी, यू एफ एच एंड जी इनको यूज करें तो उनका इसको मालूम कर सकते हैं। ओनली फोर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आर डिफाइंड। इंटरनल एनर्जी ये जो है ना ये डिफाइंड होता है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर। अब इसको डिफाइन करें तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, यू। इंटरनल एनर्जी ऑफ द इंट्रिंसिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, D is equal to D, dq is equal to u plus dw के dw क्या होता है p dv के होता है। और अगर हम du को यहाँ पे रहने दें तो ये p dv इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, du is equal to dq minus p dv के। एंड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq is equal to pds के होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दें तो dq की तो ये tds आ जाएगा, d is equal to tds minus p dv। अगर हम इसको शार्ट भी करना चाहें तो आप फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक फिक्रा लिखना होता है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड second law of thermodynamics, from first and second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, from first and second laws of thermodynamics, of thermodynamics, 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 oh, dynamics, thermodynamics। तो ये आप ये डायरेक्ट इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट और सेकंड लॉ को आपस में कंबाइन करते जाए तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है। तो ये रिलेशन जो है हमारे पास डी यू टी डी एस माइनस पी डी वी, this equation gives the change in internal energy of the system in terms of the thermodynamics variables T, S, P, V। ये जो चार थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं उसके थ्रू इसकी हमें रिलेशन मिल जाता है। The internal energy U is called first thermodynamic relation। ये फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन, क्योंकि आप U को देखें तो ये D, S, P व V फोर कोऑर्डिनेट जो थे उसके साथ ये कनेक्टेड हो गया है, इसका रिलेशन बना दिया। आगे हम देखते हैं कि यू के साथ मुख्तलिफ प्रोसेस के दौरान होता क्या है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें आपके पास क्या है, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, दैट इज नो हीट एंटर्स लीव द सिस्टम, dq is equal to 0।
अगर डी क्यू इक्वल टू जीरो तो ऊपर वाली रकम में यहाँ पे ये जीरो पुट करें, सॉरी ये टी डी एस या डी क्यू ये बन जाता है, डी क्यू जीरो हो जाएगा, डी इक्वल टू माइनस पी डी वी क्या आ जाएगा, ये आ गया। दैट इज द, यहाँ से हम देखें तो ये वर्क डन है, हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन किस कास्ट पर होता है, इंटरनल एनर्जी की कास्ट पर। That is the work done by the system in an adiabatic process is at the expense of its internal energy। कि अगर सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी है तो वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। For an acyclic and adiabatic process, acyclic adiabatic process, acyclic से क्या मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, adiabatic कौन सा होता है जिसमें नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, तो Q कांस्टेंट हो, यानी ये भी जीरो और ये भी जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेरिवेटिव में d इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और एनर्जी का नो हीट एंटर्स आर लीव द सिस्टम, तो ये डी क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे, डी वी जीरो और डी क्यू भी जीरो, तो आपके पास जो ऊपर वाला रिलेशन है डी यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड से तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है, यहाँ पे बेशक आप लिख दें कि इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करें तो ये देखें कि इंटीग्रेशन इधर भी आपके पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, इधर से u आ जाएगा, इधर से कांस्टेंट आएगा, u इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन एन एसोकोरिक एडियाबैटिक प्रोसेस। एसोकोरिक एडियाबैटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस के दरमियान हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये तो थी हमारे पास इंटरनल एनर्जी। अब हम सेकंड को डिफाइन करते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होती है, F Helmholtz free energy is defined as F is equal to U minus Tsk, as U, T and S are state variables, F is also a state variable। जब ये तीनों स्टेट है तो इसका प्रोडक्ट रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा, स्टेट वेरिएबल है। हैज डायमेंशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, E is equal to TdS minus PdV के मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर हम दोनों लॉज को इकट्ठा करते हैं पिछले स्टेप में ये चीज़ बन जाती है। यहाँ पे भी DW PdV होता है वो आप लगा सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर ये TdS जो है इसको लिख सकते हैं कि इफ द सिस्टम इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय एक्सचेंजिंग हीट कंटिन्यूअसली विद द सराउंडिंग, कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, हीट को एक्सचेंज करते हुए, कि अगर सिस्टम की हीट कम, टेम्परेचर कम होता है तो बाहर से हीट अंदर दाखिल हो जाएगी, अगर बाहर से अंदर ज़्यादा हो जाती है सिस्टम के तो हीट बाहर खारिज हो जाएगी। तो TdS को आप लिख सकते हैं D इंटू टी एस के, ये वैल्यू अगर D इंटू टी एस के यहाँ पे लगा दें तो D यूजल D इंटू टी एस माइनस डी डब्ल्यू के, अगर डी एस इसको ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है इसको इधर लेकर आ जाए, नेगेटिव हो जाएगी, डी कॉमन आ जाएगा, यू माइनस टी एस इक्वल टू डी डब्ल्यू। यू माइनस टी एस क्या चीज़ है, ये आपका एफ है, इसको यहाँ पे लगा देते डी एफ इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू के। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्क डन किस कास्ट पर होता है, where F is equal to U minus T is known as the Helmholtz free energy or Helmholtz work function। Now df is equal to du minus ts du, अब इसको डिफरेंशिएट कर du minus t ds minus s dt, और du is equal to क्या होता है tds minus pdv फ्रॉम सेकंड ऑफ थर्मो सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स। du जो है ये वैल्यूज अगर यहाँ पर लगा दें तो tds से कैंसिल हो जाएगा, माइनस pdv माइनस एस डी टी, ये चीज़ बन जाएगी। अब हम ये चीज़ जो बनी है इसको हम डिफरेंट वैल्यूज सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि किस सिस्टम के दौरान फॉर रिवर्सिबल एसोथर्मल प्रोसेस, एसोथर्मल कौन सा होता है, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब है dt इज इक्वल टू जीरो के, dt जीरो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो df इज इक्वल टू माइनस पी डी वी के, तो df इज इक्वल टू माइनस पी डी वी के और पी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एफ के। यहाँ पे देखते हैं ये वर्क है, अब वर्क किस कास्ट पर होता है, thus the work done in a reversible isothermal process is equal to the decrease in Helmholtz free energy। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि Helmholtz free energy जो है वो डिक्रीज हो रही है। किसी भी सिस्टम की Helmholtz free energy डिक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा, वर्क जो है सिस्टम पर हो रहा होगा। अब हम इसको दूसरे प्रोसेस सिस्टम में देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। प्रोसेस में फॉर एन एसोथर्मल एसोकोरिक प्रोसेस, एसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, एसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है।
अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पर लगा दें इधर और इधर, तो डी एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दें पहले की तरह, इंटीग्रेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर दें, इधर से भी इंटीग्रेट कर दें तो एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ भी ये क्या कहते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ फॉर एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सोथर्मल एक्सोकोरिक प्रोसेस। अक्सर सवाल ये पूछे जाते हैं कि इस प्रोसेस में हेल्महोल्ट्ज़ फॉर एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इन चीज़ों को और से देखना है और क्वेश्चन भी इन्हीं में से होंगे। अब हम थर्ड को देखते हैं, एंथैल्पी को। बल्कि यहाँ पे ये दो कर लेते हैं, दो अगले हम टॉपिक जो है वो बाद में करते हैं। तो एंथैल्पी भी है और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।